ना घर बनाया ना परिवार, देश ही उनका घर था और भारत का हर एक स्टूडेंट उनका परिवार था। वो साइंटिस्ट थे लेकिन उनका दिल सिर्फ मशीन्स के लिए नहीं बल्कि भारत के भविष्य के लिए धड़का था। मिसाइल बनाई पर कभी ईगो नहीं बनाया, उन्हें पावर मिली पर कभी स्टेटस नहीं दिखाया। जब वो प्रेसिडेंट बने तो राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए और जब दुनिया छोड़ी तो स्टेज पर अपने लेक्चर के बीच देश के नाम आखिरी सांस ली। ये कहानी एक ऐसे भारत रत्न की है जो हमें सिखाते हैं कि सपने वो नहीं जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। ये कहानी है भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। अब्दुल फाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को पंबन द्वीप पर स्थित तीर्थ स्थल रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ। पंबन द्वीप उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में था और अब तमिलनाडु राज्य में है। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव मालिक थे और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनकी माता आसमी अम्मा एक गृहिणी थी। अब्दुल कलाम का घर एक छोटा सा घर था जिसमें टिल्टेड रूफ, बारिश के समय पानी टपकता था। ना तो बिजली की सुविधा थी ना तो पानी की सुविधा थी, पर एक चीज थी, डिसिप्लिन और संस्कार। अब्दुल कलाम अपने बुक विंग्स ऑफ फायर में खुद कहते हैं, मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ जहाँ ना तो कंफर्ट था ना सुविधा, पर मैं एक ऐसे घर में बड़ा हुआ हूँ जहाँ रिस्पेक्ट, लव और स्पिरिचुअलिटी थी। अब्दुल कलाम सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में अपना पहला जॉब स्टार्ट करते हैं। सुबह 4 बजे उठते थे और लोकल रेलवे स्टेशन जाते थे। वहाँ से न्यूज़पेपर का बंडल उठाकर साइकिल से पूरे गांव भर बांटते थे। ये काम उनके दोस्त अहमद जलालुद्दीन के साथ में होता था। न्यूज़पेपर बांटने के बाद वो स्कूल जाते और वापस आते ही फिर किताबों के साथ बैठ जाते थे। अब्दुल कलाम के जीवन में 3 चीज़ें कभी नहीं छूटी, इन्हें वो प्रायोरिटी बनाकर रखते थे। पहला, नमाज पढ़ना, दूसरा, पढ़ाई करना और तीसरा, समय का पालन करना। एकदम फिक्स रूटीन होता था अब्दुल कलाम का। वो कहते थे कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। अब्दुल कलाम को साइंस और मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा लगाव था। स्कूल में वो एवरेज थे लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी टॉप क्लास थी। वो हर एक चीज़ों को खोल कर समझना चाहते थे। उनका सपना आसमान में उड़ना था। एक बार मंदिर के बाहर वो बैठे हुए थे, वहीं से एक पक्षी को उड़ान भरते हुए देखते हैं और उसी मूवमेंट पे उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आती है, एक अलग सी क्यूरियोसिटी आती है। एक दिन मैं भी ऐसे ही उड़ान भरूंगा लेकिन अपने देश के लिए भरूंगा। अब्दुल कलाम की स्कूलिंग की बात की जाए तो उनके साथ स्कूल में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ। एक बार एक दिन स्कूल में लंच के समय अब्दुल कलाम को दूसरे हिंदू बच्चों से अलग बैठा दिया गया क्योंकि वो एक मुस्लिम थे। ये बात उनके पिता जैनुलाब्दीन को ये बात पता चली तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरा बेटा किसी मजहब का नहीं है, वो एक इंसानियत का पैगम्बर बनेगा। और उनके टीचर इलियादुल सोलेमन ने कलाम का हाथ पकड़ा और कहा कि अब्दुल कलाम, दुनिया छोटी हो सकती है लेकिन तुम्हारे सपने कभी छोटे मत होने देना। APJ अब्दुल कलाम का साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। अब्दुल कलाम हर रोज समुद्र के किनारे बैठकर सितारे देखा करते थे। उनका सपना था एक दिन हवा में उड़ने वाली मशीन को बनाना। उनका बुक के साथ एक अलग ही गहरा रिश्ता था। उनका बचपन का बेस्ट बुक था, एक ही किताब थी, द मैन ऑफ द स्पेस। तब तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि रामेश्वरम का एक छोटा सा लड़का एक दिन इंडिया का मिसाइल मैन बनेगा। अब बात करते हैं एयरफोर्स पायलट रिजेक्शन के बारे में। 1958 में अब्दुल कलाम ने एयरफोर्स पायलट बनने के लिए देहरादून सिलेक्शन बोर्ड में अप्लाई किया था, जिसमें 25 लोग फाइनल राउंड में थे और सिलेक्शन 8 लोगों का होना था। अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर आए। उनका सपना पायलट बनने का एक ही क्षण में बिखर गया। वो टूट गए थे, हर जगह अंधेरा था। उन्होंने सोचा कि शायद मैं ही इस दुनिया के लिए नहीं बना। अब्दुल कलाम ने एक ही पहाड़ पर जाकर अपना जीवन खत्म करने का सोचा। उसी वक्त उन्हें एक संत मिलते हैं, स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद ने उनसे कहा कि जीवन का असली मकसद कभी एक एग्जाम से तय नहीं होता। अब्दुल कलाम, तुम्हारा जीवन किसी बड़े काम के लिए बना है। अब्दुल कलाम ने वहीं डिसाइड किया कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, भारत के लिए मिसाइल बनाऊंगा। वो वापस आए और DRDO में काम शुरू किया। टूल्स के साथ, रॉकेट इंजन के पार्ट के साथ कलाम का मिशन बन गया देश को उड़ान देना। जब दुनिया उनका सपना तोड़ दे तो उन्होंने नया सपना खुद बनाया।
1958 में अब्दुल कलाम ने DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया एज ए सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE में। बेंगलोर में प्रोजेक्ट था एक हॉवरक्राफ्ट बनाना जिसका नाम रखा गया नंदी, और वहीं से उनकी साइंटिस्ट लाइफ की शुरुआत होती है। पर उनका दिल कह रहा था कि मैं कुछ ज़मीन पर नहीं, मैं आसमान में कुछ नया बनाना चाहता हूँ। पर अब्दुल कलाम ने नंदी नाम का हॉवरक्राफ्ट डिज़ाइन किया जो कि ज़मीन और पानी दोनों पर चल सकता था। ये प्रोजेक्ट चला लेकिन फंडिंग और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट बहुत ही कम था। अब्दुल कलाम फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्हें लगता था कि मैं अपना सपना नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। तभी उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे इंसान से जिन्होंने सिर्फ अब्दुल कलाम का करियर नहीं बल्कि पूरे देश का फ्यूचर बदल दिया। 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बना था और इसके हेड थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई ने अब्दुल कलाम का हॉवरक्राफ्ट देखा और उनसे एक ही सवाल किया, डू यू वांट टू बिल्ड इंडिया फ्यूचर इन द स्काई? और अब्दुल कलाम ने बिना सोचे कहा, यस सर। और वहीं से अब्दुल कलाम का सफ़र शुरू हुआ इसरो के साथ। 1963 में अब्दुल कलाम को थंबा केरल भेजा गया। वहाँ एक चर्च को लेबोरेटरी बनाया गया और एक काउ शेड को कंट्रोल रूम। नासा की तरफ से कोई टेक नहीं, सिर्फ जुनून, डेडिकेशन और भारत को स्पेस में ले जाने का इरादा। अब्दुल कलाम के टीम बस 10 से 12 लोग थे, रिसोर्स मिनिमम लेकिन सपने मैक्सिमम थे। 21 नवंबर 1963 इंडिया लॉन्च करता अपना फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट। उसके बाद 1963 से 1964 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को USA भेजा गया नासा के वालुस आइसलैंड रॉकेट फैकल्टी में ट्रेनिंग के लिए। वहां उन्होंने साइंटिस्ट, रॉकेट स्ट्रक्चर, फ्यूल गाइडेंस सिस्टम सब कुछ सीखा, पर दिल में एक ही चीज़ कह रहे थे, ये सब मैं इंडिया के लिए सीख रहा हूँ। वापस आते ही अब्दुल कलाम ने टीम बनाई। उनका मिशन था भारत का अपना रॉकेट सिस्टम डेवलप करना। हर रोज़ थुम्बा में वो और उनकी टीम खुद हाथ से फ्यूल डालते, स्क्रूज और सर्किट बनाते। उन्होंने रॉकेट के पार्ट साइकिल पर ब्लॉक कार्ट से शिफ्ट किया क्योंकि ट्रक भी नहीं थे। उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं थी क्योंकि सपना ही उनका इतना बड़ा था, इंडिया को स्पेस तक ले जाने का। अब बात करते हैं इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च के बारे में। इंडिया एक ऐसा देश है जहां रॉकेट के पार्ट साइकिल और बैलगाड़ी से लाए जाते थे। वहीं से शुरू हुआ एक सपना, इंडिया का अपने रॉकेट बनाने का। नाम था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV-3। अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने एक स्क्रू हाथ से जोड़ा, कैलकुलेशन मैनुअली लिखी और हर फेलियर का मतलब था कि फिर से शुरू करना। 1979 में तय था लॉन्च होना। पूरा देश टीवी के सामने अब्दुल कलाम को देख रही थी और उनकी टीम को देख रही थी। और फिर 10 अगस्त 1969 में SLV-3 लॉन्च किया गया। 317 सेकेंड बाद मिशन फेल हो गया, रॉकेट ट्रेजेक्ट्री से भटक गया, सैटेलाइट समुद्र में गिर गया। सब लोग अब्दुल कलाम को देख रहे थे, रिपोर्टर सवाल कर रहे थे। तब उनके अध्यक्ष चेयरमैन सतीश धवन ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मैं मीडिया के सामने जाकर फेलियर का जिम्मेदार बनूंगा। जब सक्सेस मिलेगी तब अब्दुल कलाम मैं तुम्हें प्रेस के सामने लेकर जाऊंगा। ये होती है लीडरशिप, ऐसा होता है मेंटरशिप। 1 साल तक अब्दुल कलाम टीम के साथ बिना रुके पूरी मेहनत के साथ सिस्टम फिक्स किया और 18 जुलाई 1980 में फिर एक बार लॉन्च हुआ SLV-3, जिसमें ये रोहिणी सैटेलाइट RS-1 एक बार रॉकेट और एक्स्ट्रा ट्रैजेक्टरी फॉलो किया और सैटेलाइट सक्सेसफुली स्पेस में इंसर्ट हुआ। भारत दुनिया का 6वां देश बन गया जिसके पास अपना लॉन्च व्हीकल था। एक ऐसा मूवमेंट जब अब्दुल कलाम ने अपने आंसुओं को छुपा लिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं लॉन्च किया था, उन्होंने भारत का आत्मविश्वास लॉन्च किया था। और इस सक्सेस के बाद अब्दुल कलाम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं रहे, वो बने इंडिया स्पेस प्रोग्राम के फाउंडेशन स्टोन। इसी लॉन्च ने डाला एक स्ट्रॉन्ग बेस उनकी करियर के ऊपर और उनकी अगली जर्नी के ऊपर, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की जर्नी के ऊपर। अब बात करते हैं कि अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा गया। वो इसलिए कहा गया कि एक रॉकेट साइंटिस्ट जो स्पेस में सैटेलाइट भेजने के बाद अपना नेक्स्ट मिशन लेकर आए इंडिया की सुरक्षा और मिसाइल पावर के लिए। 1982 में अब्दुल कलाम को बुलाया गया DRDO के लिए और उनके नए प्रोजेक्ट के लिए उन्हें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया गया IGMDP के तहत। 5 इंडियन मिसाइल को डेवलप करना। पहले का नाम था पृथ्वी जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल थी, दूसरे का नाम था अग्नि जो कि इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल थी, तीसरे का नाम था आकाश जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल थी, चौथे का नाम था त्रिशूल जो कि शॉर्ट रेंज एंड क्विक रिएक्शन मिसाइल थी और पांचवें का नाम था एंटी टैंक मिसाइल्स। और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 1983 में अंडर द DRDO।
तब इंडिया पर अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी ने सेंसेशन लगा रखे थे। मिसाइल कंपोनेंट और गाइडेंस सिस्टम मिलना ही बंद हो चुका था, पर अब्दुल कलाम ने कहा कि जब मिल नहीं रहा है तो खुद बनाना पड़ता है, और वहीं से भारत ने शुरू किया इंडिजीनियस मिसाइल डिज़ाइनिंग का शुभारंभ। 22 मई 1989 में इंडिया का पहला अग्नि मिसाइल लॉन्च किया गया, जो कि 700 किलोमीटर की रेंज, और पूरा मिशन सक्सेसफुल रहा। जब मिसाइल आसमान में गया तो सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी कि भारत आगे बढ़ रहा है। अमेरिका शॉक्ड था, चाइना सरप्राइज में था, और भारत गर्व से झूम रहा था। अब्दुल कलाम एक नेशनल हीरो बन चुके थे। मैगजीन की कवर पर, बच्चों के नोट्स पर और साइंटिस्ट के दिलों में सिर्फ उन्हीं का नाम चल रहा था। उन्होंने कहा था कि मैं मिसाइल बना रहा हूं ताकि मेरे देश के सिपाही बिना डर के बॉर्डर पर खड़े हो सके। इसी डेडिकेशन के लिए उन्हें एक नाम मिला, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का। अब बात करते हैं पोखरण टेस्ट के बारे में। 1998 में इंडिया ने डिसाइड किया कि भारत न्यूक्लियर पावर बनेगा, लेकिन साइलेंटली। मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। लीड कर रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और R चिदम्बरम, और लोकेशन थी राजस्थान के रेगिस्तान में छुपा हुआ गांव पोखरण। टीम मेंबर्स को कोड डिस्गाइज में भेजा गया। रडार से बचने के लिए टेस्टिंग नाइट में की गई। सैन को मिसाइल के ऊपर डाला गया ताकि स्पाई सैटेलाइट डिटेक्ट न कर पाए। और 11 मई 1998 में दोपहर में 3:45 पर राजस्थान के रेगिस्तान में 5 मैसिव न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए। जैन उड़ी और धरती कांप गई। दुनिया समझ गई कि भारत एक परमाणु शक्ति बन चुका है। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। और जब मीडिया ने अब्दुल कलाम से पूछा कि आपको डर नहीं लगा, तो अब्दुल कलाम ने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे देश की शक्ति पर विश्वास था। और इसी परीक्षण के बाद भारत पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने दृढ़ता के साथ कहा कि भारत ने ये परीक्षण अपनी सुरक्षा के लिए किया है और वो अपने फैसले पर कायम रहेगा। उन्होंने इस परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया, जो कि भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियरों के प्रयास का परिणाम था। और इस परीक्षण के साथ भारत परमाणु क्लब में शामिल हो गया और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। अब बात करते हैं अब्दुल कलाम के प्रेसिडेंट बनने तक का सफ़र और उन्हें क्यों पीपुल प्रेसिडेंट कहा गया। एनडीए सरकार ने अब्दुल कलाम को नॉमिनेट किया और कांग्रेस ने भी फुल सपोर्ट किया। तो देश में एक ही आवाज़ थी कि राष्ट्रपति सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए चुना गया है। इलेक्शन में 90% से अधिक वोट अब्दुल कलाम के फेवर में आए और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अब उन्होंने अपने सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा डोनेट किया, रात को स्पीच लिखते, और ये उन्होंने अपने बुक माई जर्नी में खुद कहा है। भारत के राष्ट्रपति में पहली बार ऐसा राष्ट्रपति है जो मिनिस्टर से ज़्यादा स्टूडेंट से मिलता है, जो फॉरेन टूर से ज़्यादा स्कूल विजिट करते हैं। उन्हें Z+ सिक्योरिटी नहीं चाहिए थे। जब भी बच्चे उन्हें ईमेल भेजा करते थे तो अब्दुल कलाम उन्हें पर्सनली रिप्लाई करते थे। किसी ने पूछा कि आपको प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया, तो उनका जवाब था कि मैं प्रेसिडेंट नहीं, एक टीचर हूँ जो अब स्टूडेंट के लिए ज़्यादा जिम्मेदार हो गया हूँ, इसीलिए उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा गया। अब बात करते हैं अब्दुल कलाम के मेमोरियल मूवमेंट के बारे में। अब्दुल कलाम ने पार्लियामेंट के स्पीच के टाइम कहा था कि पॉलिटिक्स में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। जब 2005 में एक छोटी सी लड़की ने अब्दुल कलाम से पूछा कि सर आप हम जैसे सिंपल लोगों से क्यों मिलते हो, तब अब्दुल कलाम ने कहा कि मैं भी आपके जैसा हूँ जो प्रेसिडेंट बन गया हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। उन्होंने 2007 के लिए सेकेंड टर्म के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा आई हैव गिवन व्हाट आई कुड, नाउ आई वांट टू गो बैक टू माई टीचिंग। और पूरे देश ने उनकी जाने पर दिल से उनका अलविदा कहा और उनका फेयरवेल राष्ट्रपति भवन का सबसे इमोशनल मूवमेंट बना। वो सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं थी, वो लोगों के दिल के राष्ट्रपति थे। बच्चे उन्हें कलाम दादा कहा करते थे और पूरा देश उनका रिस्पेक्ट करता था बिना किसी रिलीजियन, कास्ट या पॉलिटिक्स के। इसीलिए अब्दुल कलाम पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा गया। अब्दुल कलाम को एज ए यूथ आइकन देखा जाए तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन जब छोड़ चुके थे तो उनका असली मिशन शुरू हुआ इंडिया के यूथ को जगाना। हर साल वो 300 से अधिक लेक्चर देते, स्कूल, कॉलेज, IIT, IIM, मद्रास, विलेज, हर जगह जाते थे। वो हमेशा कहते थे ड्रीम इज़ नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज़ व्हाट यू कीप यू अवेक, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक द सन फर्स्ट बर्न लाइक द सन। उनके शब्दों ने हजारों बच्चों की ज़िंदगी बदली। उन्होंने क्या बनना है ये नहीं पूछा, उन्होंने कहा देश के लिए क्या करोगे। अब्दुल कलाम मानते थे कि इंडिया का फ्यूचर कॉलेज में नहीं बल्कि क्लासरूम में बनता है। उन्होंने इन चीज़ यूथ को गिफ्ट की, करेज टू थिंक, करेज टू एक्ट, करेज टू इंस्पायर अदर, और इसीलिए उन्हें यूथ के दिलों का हीरो माना जाता है। इसीलिए उन्हें यूथ आइकन कहा भी जाता है।
उन्होंने 25 से अधिक किताबें लिखी जो कि सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि सपना देती है। उनके टॉप बुक्स की बात की जाए तो विंग्स ऑफ फायर, उनकी ऑटोबायोग्राफी जो हर स्टूडेंट के पास ज़रूर होनी चाहिए और हर स्टूडेंट को ज़रूर पूछना चाहिए। दूसरे बुक की बात की जाए तो इग्नाइटेड माइंड्स, यूथ के लिए लिखी गई किताब एक आग लगा देने वाली थॉट बुक है। तीसरा इंडियाज़ विज़न 2020, एक विजनरी प्लान जिसने अब्दुल कलाम ने भारत के विज़न को बताया कि कैसे भारत सुपर पावर बन सकता है 2020 तक। अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 बुक लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन प्लस साइंस प्लस वैल्यू प्लस डेवलप्ड इंडिया उनका विज़न था और उनका बिलीव था कि 2020 तक भारत का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है अगर यूथ जाग जाए तो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक मैसेज जो हर युवा को देते थे, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू। आपके सपने सच हो इसीलिए आपको सपने देखने होंगे। अब्दुल कलाम सर IIM शिलोंग गए थे एक लेक्चर देने के लिए। टॉपिक था क्रिएटिंग अ लिवेबल अर्थ। सुबह की फ्लाइट ली थी, थक गए थे पर बोले कि बच्चों से मिलने का मौका है, जाना ही होगा। इवनिंग में 6:30 बजे उन्होंने माइक उठाया और कहा लेट अस बिगिन, और उसके 5 मिनट बाद उनका हाथ हिलना बंद हो गया, उनका दिल का धड़कन बंद हो गया। 27 जुलाई 2015 समय था 7:45। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है और अब्दुल कलाम ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन जब भारत जागा तो सिर्फ एक खबर के साथ, अब्दुल कलाम इज नो मोर। 7 दिन का नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर हुआ। 30 जुलाई 2015 में डॉक्टर अब्दुल कलाम का संस्कार रामेश्वरम में किया गया। साइंटिस्ट को सोल्जर की तरह गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत माँ ने अपना एक सच्चा बेटा खोया उस दिन। अब्दुल कलाम चले गए पर उनके साथ उनकी कुछ सीख आज भी रह गए। सपना जो हर बच्चे के दिल में पल रहा है, सपना एक नए भारत बनाने का। ना प्रॉपर्टी ना पैसा उनके पास, सिर्फ 6 पेयर्स ऑफ क्लॉथ थे, एक पेन था और 2500 से ज़्यादा बुक्स थे, एक लैपटॉप था और लाखों दिलों में उनका नाम था। ये अब्दुल कलाम, उन्होंने 3 सबसे बड़े सपने छोड़े अपने पीछे। इंडिया को डेवलप्ड बनाना 2020 तक, यूथ लेड इनोवेशन और साइंस को बढ़ावा देना और एजुकेशन को एक्सेसिबल और पावरफुल बनाना, और सबसे बड़ा सपना कि हर हिंदुस्तानी अपने सपने का पीछा करे बिना किसी डर। लोग आपको कैसे याद रखें तो अब्दुल कलाम ने कहा था एज अ टीचर दैट्स ऑल आई वांट टू बिकम एज अ रिमेंबर एज। अगर आज एक स्टूडेंट सपना देखता है, अगर एक टीचर मिशन बन जाता है, अगर एक साइंटिस्ट देश को सोचता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रोशनी है। वो रोशनी है अब्दुल कलाम जी की। उनकी किताबें आज भी इग्नाइट करती हैं हमारे युवाओं को, उनकी स्पीच आज भी क्लासरूम्स में गूंजती है, उनका नाम हर दिल में एक सोच बन चुका है। सैल्यूट टू द मैन हु लिव्ड लाइक अ सन, ड्रीम लाइक अ फायर एंड लिव्ड लाइक अ विस्पर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, the missile man, the people's president, the internal teacher.